हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अपने कंप्यूटर फंडामेंटल्स का चैप्टर नंबर 13 चल रहा था, तो अपन उसी को कंटिन्यू करते हैं, उस सीरीज को, और आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर 13 था ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें अपनों ने फाइल मैनेजमेंट तक कर लिया था। और अब अगला टॉपिक जो आएगा अपना डिवाइस मैनेजमेंट, तो उसको शुरू करते हैं। तो इसके अंदर कुल अपने पास 6 चीज़ें आएंगी, जिनमें से अपने प्रोसेस मैनेजमेंट पढ़ ली, मेमोरी मैनेजमेंट पढ़ लिया, फाइल मैनेजमेंट पढ़ लिया, आज है डिवाइस मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसको अपन चालू करते हैं। तो देखो, डिवाइस मैनेजमेंट इसका बेसिकली मतलब क्या है। इसका सिंपल सा एकदम देसी भाषा में बोलो तो यह है कि इनपुट डिवाइस से इनपुट लेना। अब उसके अंदर इतना आसान काम नहीं होता, क्या क्या चीज़ होती है वो सब अपन समझेंगे। जैसे आपने कीबोर्ड से लिखा A5 या कुछ भी लिखा, तो वो कैसे लेता है इनपुट, बस उसको लेने के लिए पूरा पूरा डिवाइस मैनेजमेंट बनाया गया है। ठीक है, इट्स मॉड्यूल टेक केयर ऑफ आईओ डिवाइसेस। ठीक है, सही बात है। अब देखो, हर चीज को कंट्रोल करने वाली एक चीज होती है। इवन किसी भी चीज में मान लो कोई शैतान बच्चा पैदा हुआ, तो उसके पेरेंट्स उसको कंट्रोल करेंगे। इवन अपन सब इंसान, अपन मानते हैं अपने को कंट्रोल करने वाली कोई परमात्मा, कोई दूसरी बॉडी होती है, जिसे अपन जिन्हें अपन भगवान बोलते हैं। ठीक है, वो अपने को कंट्रोल कर रहे हैं। हर चीज को, कोई एक कार बनाया, उसको कंट्रोल करने के लिए कोई इंसान होगा। अगर कोई ड्राइवरलेस आजकल कार्स आ रही है, तो उनको कंट्रोल करने के लिए एआई है। ठीक है, हर चीज को एक कंट्रोल करने वाली चीज होती है जो उसको कंट्रोल करेगी। वैसे ही देखो, कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर बताऊं तो अपनों ने पढ़ा था मैग्नेटिक डिस्क। ठीक है, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या था, डिस्क कंट्रोलर। अपनों ने पढ़ा मैग्नेटिक टेप, उसको भी कुछ कंट्रोल करता था, जिसे बोलते हैं टेप कंट्रोलर। ऐसी आईओ डिवाइस को कंट्रोल करने वाला, इनपुट आउटपुट डिवाइस को जो कंट्रोल करता है, उसे कहते हैं अपन डिवाइस कंट्रोलर। ठीक है, ये क्या करता है, इट कनेक्ट्स आईओ डिवाइस टू इट, इट मेंटेन्स ए लोकल बफर स्टोरेज, इट मूव्स आईओ डेटा इनटू इट्स बफर स्टोरेज। देखो, ये जो डिवाइस कंट्रोलर होता है ना, इसके पास खुद का एक बफर होता है। बफर का मतलब खुद के पास इसकी स्टोरेज होती है। जैसे अपने कंप्यूटर में सेपरेट स्टोरेज, इसके पास खुद की अपनी स्टोरेज होती है, जिनको ये रजिस्टर्स की फॉर्म में सेव रखता है। ठीक है, अब ये कैसे डेटा मूव करता है वो अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब बस एक चीज और समझ लो, फिर मैं कॉपी पेन से समझाऊंगा आपको। ठीक है, तो अगर वो रजिस्टर, जो रजिस्टर ये यूज कर रहा है ना डिवाइस कंट्रोलर, ठीक है, अगर वो रजिस्टर जो ये यूज कर रहा है बफर, वो अगर अपने कंप्यूटर से लेके खुद का बफर बना रहा है, मतलब अपने जो रैम है उससे ही लेके बना रहा है, तो उसे कहेंगे रेगुलर मेमोरी एड्रेस स्पेस। ठीक है, मतलब रेगुलर मेमोरी एड्रेस स्पेस यूज कर रहा है अपनी, मतलब अपनी जो रैम है उसी का एक हिस्सा लेके फिर हमें यूज कर रहा है, तो उसे कहेंगे मेमोरी मैप्ड आईओ। वहीं वो उसका खुद का एड्रेस है, मतलब अपने कंप्यूटर से एकदम सेपरेट उसका खुद का एड्रेस है, खुद का बफर है, जो उस कंट्रोलर के अंदर ही लगा हुआ है, तब अपन कहेंगे उसको स्पेस, स्पेशल एड्रेस स्पेस। अब चाहे कोई सा ही एड्रेस स्पेस हो, चाहे वो ये यूज करे चाहे वो ये यूज करे, पर मेमोरी भेज वो आईओ डिवाइस से कांटेक्ट करने का और उससे डेटा लेने का अपने पास सिर्फ एक ही तरीका है, वो अपन देखते हैं वो कैसे है। ठीक है, अब देखो, इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। आपने कोई प्रोग्राम लिखा, ठीक है, फिर उसका आउटपुट देख रहे हो, और आउटपुट के अंदर आपने लिखा एंटर 2 नंबर्स फॉर मल्टीप्लिकेशन। आपको इनपुट लेना है 2 नंबर्स, ताकि आप मल्टीप्लाई कर सको। ठीक है, आपने लेट से कुछ भी लिख दिया, 5 और 6 आपको इनको मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, तो ये कैसे करेगा। उससे पहले आप एक चीज और समझो, सीपीयू का काम बहुत सारे होते हैं, पर एक काम मैं स्पेसिफिक इससे रिलेटेड बताऊं तो ये है कि ये मेमोरी से जो आईओ कंट्रोलर है उसके रजिस्टर्स तक, आईओ कंट्रोलर के रजिस्टर से मेमोरी तक लोड करने का काम करता है डेटा को। ठीक है, सीपीयू का काम लोड करने का काम करता है। वैसे वो हर चीज में अलग अलग जगह लोड कर सकता है, पर उस सबको अपन सेपरेट रख के केवल इस चीज में फोकस करते हैं कि सीपीयू मेमोरी से आईओ कंट्रोलर के जो बफर है उसमें जो रजिस्टर्स है उन तक डेटा लोड करने का, उनसे लेके मेमोरी तक लोड करने का, ये 2 काम करता है सीपीयू। ठीक है, अब देखो, अब इसकी मैं प्रोसेस बता रहा हूँ कैसे ट्रांसफर होता है। सबसे पहले ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि एक सॉफ्टवेयर है, वो क्या करता है, कोड लिखेगा। किसका, कि मुझे 2 इनपुट चाहिए, ये तो अपनों ने लिख दिया डायरेक्ट, पर इसका जो कोड है वो आईओ कंट्रोलर के रजिस्टर्स को समझाने के लिए कोड लिखेगा कि आपको कैसे लेना है। ठीक है, वो कमांड लिखेगा, वो कमांड जाएंगे आईओ कंट्रोलर के रजिस्टर्स के पास, फिर वो रजिस्टर आईओ से बात करेगा। आईओ मतलब अपने को 5 और 6 चाहिए, तो कीबोर्ड से बात करेगा, कीबोर्ड को बोलेगा कि मुझे 2 इनपुट चाहिए।
ठीक है। फिर यूजर उसमें 2 इनपुट डालेगा, 5 और 6। अब डाल दिया, ठीक है। फिर 5 और 6, वो 5 और 6 आके रजिस्टर में सेव हो जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। अब रजिस्टर से वो मेन मेमोरी में जाने के, देखो क्या होता है, रजिस्टर से जाएंगे मेन मेमोरी में, मेन मेमोरी से जाएंगे सीपीयू के पास, और फिर वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने लग जाएगा बाद में जो रुका हुआ है, ठीक है। पर रजिस्टर से मेन मेमोरी में जाने तक का जो प्रोसेस है वो सारा का सारा डिवाइस मैनेजमेंट आ जाता है। अब वो रजिस्टर्स तक आ गया है कंट्रोलर के। अब उससे मेन मेमोरी में भेजने के कुल 2 तरीके हैं। एक है नॉन डीएमए, नॉन डीएमए, डीएमए का मतलब होता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, ये मैं बता रहा हूँ, और दूसरा है डीएमए, ठीक है। पहले अपन देखते हैं नॉन डीएमए। नॉन डीएमए में क्या करता है, रजिस्टर बोलता है सीपीयू को, मैंने इनपुट ले लिया है, ठीक है, आईओ से, अब एक काम कर, तू लोड कर, क्या लोड कर, मेरे रजिस्टर्स में से मेमोरी तक उस डेटा को 5 और 6 को लोड कर, ठीक है। तो जो सीपीयू है वो क्या करता है, करंट जो एग्जीक्यूट कर रहा है इंस्ट्रक्शन, जैसे लेट से 1000 बार एग्जीक्यूशन अभी एग्जीक्यूट कर रहा था, तभी उसके पास मैसेज आया कि भाई मुझे मैंने डेटा ले लिया है उसे, अब मुझे मेमोरी के अंदर लोड कर। तो वो इस 1000 वाले को तो एग्जीक्यूट कर लेगा, बीच में नहीं छोड़ेगा इसको, इसको तो एग्जीक्यूट कर लेगा, पर इसके बाद में जो भी है 1001 है, 1002 है, जो भी है, ठीक है, उसको एग्जीक्यूट ना करके पहले ये क्या करेगा, ये रजिस्टर से मेमोरी तक, मेमोरी कौन सी, मेन मेमोरी, उस तक लोड करने का काम करेगा, ठीक है। तो इसके लिए वो एक क्लॉक इंटरप्ट भेजता है, ठीक है। तो ये है नॉन डीएमए, जिसके अंदर सीपीयू खुद लोड करने का काम करता है, ठीक है। दूसरा तरीका है डीएमए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। इसके अंदर क्या होता है, आईओ कंट्रोलर जो मैं बता रहा हूँ जिसमें बफर होता है, उसी के अंदर ऐसी सर्किटरी लगी हुई रहती है जो कि लोड करने का काम भी करती है, सर्किटरी लगी रहती है अलग से, ना कि कोई कोड लिखा हुआ रहता है, ठीक है, जो कि लोड करने का काम करेगी रजिस्टर से मेन मेमोरी तक, ठीक है। तो ये सिर्फ क्या करता है, सीपीयू से परमिशन मांग लेता है कि तू अपना चलाता रहे, 1000 चला रहा है, फिर 1002 चला रहा है, बस मुझे परमिशन दे दे, हाँ मैं ट्रांसफर कर सकता हूँ, क्योंकि सीपीयू राजा है कंप्यूटर, पूरे कंप्यूटर का, ठीक है। तो ये परमिशन दे देता है। परमिशन कैसे देता है, वही इंटरप्ट भेज के, इंटरप्ट भेजता है और बोलता है ठीक है तुझे परमिशन है, तू ट्रांसफर कर सकता है डेटा, ठीक है। तो इसको परमिशन मिली, परमिशन मिलके डेटा ट्रांसफर कर देगा रजिस्टर से मेन मेमोरी तक। अब आप बोले क्या सेंस बना इसका कि सीपीयू करे ये करे, अरे भाई सीपीयू करेगा तो इसका टाइम बचेगा, क्योंकि देखते होंगे आप इनपुट बार बार लेने पड़ते हैं, ठीक है। तो सीपीयू का टाइम सेव होता है इसके अंदर, ठीक है। तो इंप्रूवमेंट होती है टाइम में, जो अपन पढ़े थे ना थ्रूपुट वगैरह, वो सब इंप्रूव होती है सीपीयू की, ठीक है। तो यह है डीएमए ट्रांसफर, बस यही चीज आपके डिवाइस मैनेजमेंट के अंदर दे रखी है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें सिक्योरिटी, मतलब कंप्यूटर के अंदर जो सिक्योरिटी आती है, जो ओएस अपने को प्रोवाइड करता है। तो देखो 2 टाइप की होती है सिक्योरिटी, एक होती है एक्सटर्नल, एक होती है इंटरनल। एक्सटर्नल सिक्योरिटी क्या है, एक्सटर्नल तो मतलब बाहर से कोई हथौड़ा मार दिया, क्या कर लोगे आप, है ना, वो तो आपको खुद को प्रिवेंट करना पड़ेगा। एक्सटर्नल सिक्योरिटी, कोई चोर आके उठा के ले गया, कोई बम फोड़ दिया, ये सब हो गया एक्सटर्नल, ठीक है। अब बात करते हैं इंटरनल सिक्योरिटी की। इंटरनल ही आएगी, एक्सटर्नल तो कोई पूछ ले आगे, इंटरनल ही आएगी, ठीक है। इंटरनल सिक्योरिटी में 3 है बेसिकली, इन तीनों को मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आपके कंप्यूटर है, ठीक है, और आपका कोई है प्राइवेट डेटा, जो आप किसी को कोई कोई मतलब भगवान भी उतर के आ जाए तो उनको भी एक बार मना कर दो, ऐसा डेटा लिख रखे हो आप, ठीक है। तो उसके लिए आप एकदम सिक्योरली कर रखे हो। आप कैसे कर रखे हो, देखो सबसे पहले आप कर रखे हो यूजर ऑथेंटिकेशन। हर इंसान के कुछ ना कुछ ऐसे यूनिक मार्क्स होते हैं जिनको जो हर इंसान के अलग अलग हैं, जैसे कि अपने फिंगरप्रिंट्स, ठीक है, हर इंसान के अलग है। अपने जो आंखों का रेटिना होता है वो सबका अलग होता है, ठीक है। अपने जो डीएनए तो बहुत, पर उससे एक्सेस नहीं होता, ठीक है, जो अपन एक्सेस कर पाए। तो ऐसे कुछ यूनिक कैरेक्टर्स होते हैं, तो उन यूनिक कैरेक्टर से, जैसे फिंगरप्रिंट से खोलते हैं, पहले वो वाला आ गया लॉक, ठीक है, तो उससे आप कोई कोई पहले तो खोल ही नहीं पाएगा उससे, ठीक है। तो वो हो गया यूजर ऑथेंटिकेशन, ठीक है। फिर भी कोई हैकर आया और उसे खोल लिया, ठीक है। फिर आएगा एक्सेस कंट्रोल। अब आपने उसमें आया लोकल डिस्क सी, लोकल डिस्क डी, ई, आपने डी, ई, एफ उन सबको तो खुला छोड़ रखा है, पर सी के अंदर लॉक लगा रखा है कि इसको खोलने के लिए आपको लॉक लगाना पड़ेगा, ये पिन लिखनी पड़ेगी, ठीक है। आपने कोई तगड़ी पिन लिख रखी है कि ये खोलना पड़ेगा, फिर आप भी मेरे डेटा को एक्सेस कर सकते हो। कोई बंदा है खतरनाक एकदम, है ना, उसने उसको भी एक्सेस कर लिया। अब देखो इसके अंदर एक चीज हो रहा है, सम स्पेशल फाइल्स आर एक्सेस्ड बाय सम ऑथराइज्ड पर्सन, ओएस मेंटेन एसीएल। अब देखो
कोई बड़ी कंपनीज होती है, ठीक है, तो उनके अंदर क्या है, आपको जैसे, ये तो आपका एग्जांपल ले रहा हूँ, इसको एक बार थोड़ा साइड में रखो, मैं एक दूसरा और ले रहा हूँ कि किसी कंपनी के अंदर, है ना, क्या बोलते हैं, 50 एम्प्लॉयज हैं, उन सबको एक डेटा को एक्सेस करना है, आप किसी बाहर पर्सन को नहीं करवाना चाहते, जैसे GTA 6 बन रहा है, ठीक है, तो वो आप उनको तो बताओगे ही ना, जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, कि इसके अंदर क्या होगा क्या नहीं, ठीक है, तो वो तो एक्सेस कर सकते हैं, पर बाहर का कोई पर्सन एक्सेस नहीं कर सकता। और मान लो कोई 5,000 की टीम बना रही है GTA 6, ठीक है, तो उन 5,000 की टीम को तो एक्सेस करने को मिल सकता है, तो उन सबके क्या लिस्ट रखती है, उन सबके मान लो पिन पिन लिख रखे हैं, फिंगरप्रिंट्स लगा रखे हैं, तो उन सबकी एक लिस्ट रखी हुई रहती है, जो रखी हुई रहती है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट नाम का एक फोल्डर होता है, जो कि मतलब फाइल टाइप किसी होती है, जो कि OS मेंटेन करती है, ACL, ठीक है, तो ये याद रखना, फुल फॉर्म पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। तो अब अपने एग्जाम्पल पे आ जाते हैं नॉर्मल, तो किसी ने वो भी तोड़ दिया, ठीक है, वो तोड़ के आपके डेटा तक पहुंच गया। अब आती है क्रिप्टोग्राफी। अब ये क्या है क्रिप्टोग्राफी, ये सबसे तगड़ी चीज है। ये कुछ ऐसी है कि आपने लेट से, है ना, आपका लिखा हुआ है एप्पल डेटा में, अब आप बोलोगे ये क्या था, ये था डेटा वो, है ना, तो इसको क्या है, एक डिकोड दूसरी फॉर्म में लिखा हुआ है, जैसे आपने सब में है ना +1 करके लिख दिया, कि ए को मैं लिख दूंगा B, इसको मैं लिख दूंगा PQ, Q, ABCDEFGHIJKLM, और इसको लिख दूंगा F। ये आया उसके पास डेटा BQQMF, वो सोचता रह जाएगा भाई ये कौन सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, उसको समझ में नहीं आएगा। तो ये तो मैं एक फॉर्मेट बताया, ऐसे ही कुछ अलग फॉर्मेट में, कि मान लो, है ना, सब में एक एक बढ़ा के, पहले +1 फिर +2, जैसे रीजनिंग आती है ना, फिर +3 +4, वैसे करके मैं डेटा को लिख दूंगा, तो उसको समझ में ही नहीं आएगा। तो इसको डिक्रिप्ट करना, मतलब वो डेटा तक पहुंच भी गया ना, तो भी वो उसको डिक्रिप्ट नहीं कर पाएगा, कि क्या था डिक्रिप्ट, मतलब वापस उसको खोल के जैसा था वैसा का वैसा निकाल लेना, तो वो नहीं कर पाएगा। तो वो सब आता है सिक्योरिटी में। तो वो ये भी तोड़ दिया, ये भी तोड़ दिया, फिर ये कैसे निकालेगा, ये तो उसको लॉजिक ही लगाना पड़ेगा, क्या है क्या नहीं, वो लगाना इतना आसान है नहीं, है ना, ठीक है। तो ये हो गया सिक्योरिटी। फिर इसके बाद में अपन चलते हैं कमांड इंटरप्रिटेशन। अब देखो इसके अंदर क्या है, कमांड इंटरप्रिटेशन, इसके अंदर बेसिकली अपने को बता रखा है, जो अपने इंटरफेस होता है ना, मेनली उनके बारे में बता रखा है, क्या है क्या नहीं। इंटरफेस का मतलब जैसा आपको शो होता है स्क्रीन पे, है ना, कि आपको कैसे कमांड्स को यूज करना है, वो असली में तो पीछे से कमांड्स रहते हैं, पर आपको वो कैसे शो कर रहा है, कितने इजी तरीके से शो कर रहा है, ठीक है, कोई उन्हें बोलते हैं इंटरफेस, ठीक है। तो ये बेसिकली दो इंटरफेस यूज करता है, ठीक है। एक है कमांड लाइन इंटरफेस, है ना, जिसके अंदर भी एक पुराना था, जो कि था कमांड लैंग्वेज, या फिर जिसे बोलते थे JCL, जॉब कंट्रोल लैंग्वेज, यूज वर्बोज टेक्स्ट टू देयर जॉब। मतलब इसके अंदर आप, मैं अभी ये समझा रहा हूँ कमांड लाइन इंटरफेस, पहले बहुत लंबे लंबे टेक्स्ट लिखने पड़ते थे समझाने के लिए, कि ऐसे चलेगा ऐसे चलेगा, वो अपन शुरू में पढ़ के आए थे ना, मशीन लैंग्वेज थी, असेंबली लैंग्वेज आई, फिर उसके अंदर कैसे टेक्स्ट लिखते थे मशीन लैंग्वेज में, तो वैसे बड़े बड़े टेक्स्ट लिखने पड़ते थे इसके अंदर, कमांड लैंग्वेज, जॉब कंट्रोल लैंग्वेज। फिर इसको अपडेट करके कमांड लाइन इंटरफेस, जो आज के समय चलता है, CLI, आप अपने कंप्यूटर में भी लिखना CMD, सर्च वाले बार के अंदर CMD, तो उसके अंदर आपको दिख जाएगा। आपको अगर लोकल डिस्क C खोलना है, कोई गेम खोलना है, कुछ भी खोलना है कंप्यूटर के अंदर, या तो आप क्या करते हो, या तो ग्राफिक्स को क्लिक करते हो कि भाई जिस GTA 6 का बना हुआ है ग्राफिक्स, क्लिक करे खुल गया, कोई माई कंप्यूटर का बना हुआ है, क्लिक करे खुल गया। एक तो ये तरीका है, एक तरीका है आप CMD लिखना, उसके अंदर कमांड्स आते हैं, तो उसके अंदर CD C ऐसे करके लिखना पड़ता है, कमांड की लैंग्वेज है एक अलग, तो उससे आप कोई सी भी चीज खोल सकते हो, कोई सी भी चीज निकाल सकते हो कमांड लाइन से, ठीक है। इसके अलावा दूसरा एक तरीका है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो कि आपके नॉर्मल कंप्यूटर में ही है, कि आप ग्राफिक्स पे क्लिक करके आपको जो भी कमांड खोलना है वो खोल लेते हो। अब देखो, अब है OS कैपेबिलिटी एनहांसमेंट सॉफ्टवेयर। ये जो मैं शुरू में बताया था ना, ये छह चीज, इससे आप एक पूरा कंप्यूटर बना सकते हो, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर चला सकते हो, ठीक है। अगर आपको एक कंप्यूटर बस चलाना है, तो इन सबसे काम हो जाएगा, चल जाएगा कंप्यूटर आपका, ठीक है। मतलब ऐसे हो जाएगा कि, मतलब होता है ना, कि है ना, क्या बोलते हैं, आपको एक घर चाहिए, तो आप बस ईंटों का एक ढांचा खड़ा कर लिया, बस
कि मुझे तो बस एक छत चाहिए रहने की जिसके अंदर मैं खाना वाना बना सकूं, तो वो छत ये प्रोवाइड कर देगा। अब आपको चाहिए लग्जरी डाइनिंग एक्सपीरियंस, है ना, एकदम इंटीरियर फॉल सीलिंग वगैरह, है ना, इसके अलावा बाकी सब बढ़िया बढ़िया चीजें चाहिए कि भाई एकदम मस्त इंटीरियर हो, है ना। तो वो सब प्रोवाइड करने के लिए कुछ है ओएस एनहांसमेंट कैपेबिलिटी एनहांसमेंट सॉफ्टवेयर, जो कि आपके एक्सपीरियंस को एकदम टॉप नॉच लेवल पे लेके चल जाएगा, ठीक है। तो दोज मैनेजमेंट मॉड्यूल्स क्रिएट्स ओएस बट सम सॉफ्टवेयर वर फ्रिक्वेंटली यूज्ड, दीज प्रोग्राम्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, ठीक है। अब देखो, एक तो अपनों ने ईंट का ढांचा खड़ा कर लिया, पर एक नॉर्मल, चलो आपको एकदम लग्जरी भी नहीं चाहिए, एक नॉर्मल अगर बनाना है तो उसके लिए पुट्टी भी चाहिए होगी, थोड़ा एक नॉर्मल तो काम करना ही पड़ेगा कि बस इस तरह तो मैं कि ठीक है, एकदम ईंट की दीवार में तो कह रहा हूँ, तो ये वो वाला काम करता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, कई ऐसी चीजें हैं जो कि फ्रिक्वेंटली यूज आती रहती है आपके कि भाई ये तो करना ही पड़ेगा मिनिमम अगर मुझे करना है तो, ठीक है। तो उसमें से 3 में से क्या है, पहला है ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम, दूसरा है लाइब्रेरी प्रोग्राम, तीसरा है यूटिलिटी प्रोग्राम। तो पहला ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम, आपके जो कंप्यूटर के कोड्स होते हैं ना, ठीक है, उनको ट्रांसलेट करने के लिए, ट्रांसलेट मतलब आप उसको ऑब्जेक्ट कोड में भी लिख सकते हो, 10 के फॉर्म में भी लिख सकते हो, पर वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा, आपका कंप्यूटर चल जाएगा। अब आपको कोई कोड रन कराना है तो 10 के फॉर्म में लिखो, ठीक है, फिर कोड रन कराओ, ठीक है। तो वैसे भी रन करा सकते हो, या फिर आपने जो कोडिंग आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनसे भी रन करा सकते हो। तो आप चाहोगे उनसे ही रन कराऊं मैं, है ना। तो उनसे रन कराने के लिए आपको कुछ ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम्स चाहिए, जैसे कि कंपाइलर्स होते हैं, जैसे कि इंटरप्रेटर होते हैं, ये क्या करते हैं, ट्रांसलेट। तो ये प्रोग्राम्स को अपन बोलते हैं ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम, जो कि अपने सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट करता है, 1010 के अंदर कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब देखो, ये ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम्स है ना, इनको अपन सिस्टम प्रोग्राम्स भी कहते हैं। सिस्टम मैंने आपको बताया था, दो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आता है, ठीक है। फिर हमें आता है लाइब्रेरी प्रोग्राम्स। लाइब्रेरी प्रोग्राम्स मतलब कुछ आप कोडिंग पढ़ोगे ना जब आखिरी वो सी लैंग्वेज है, तब आपको पता लगेगा लाइब्रेरीज क्या होती है। लाइब्रेरीज क्या होती है, अपने काम को आसान कर देती है। आसान मीन्स टू से, जैसे मान लो आपका एमएस वर्ड है, ठीक है, उसके अंदर एक ऑप्शन आता है कैपिटलाइज ईच लेटर, ठीक है, कि सारे लेटर को कैपिटलाइज कर लोगे। ऐसा प्रोग्राम अगर आपने पढ़ा है तो बनाए भी होंगे आपकी कैपिटल करने के लिए लेटर सी लैंग्वेज में, इनके अंदर एस का ही कोड को अपन लिख देते हैं 96 से कैपिटल कैपिटल करने के लिए, ठीक है। तो वो एक अपना सॉफ्टवेयर बना बनाया है, ठीक है, पर अपन उसका यूज करके अपन उसको जो अपने फाइल के अंदर जो भी काम करना है तो बस क्लिक किए और यूज कर लिया, ठीक है। तो वो बहुत आसान कर दिया काम, वहीं पे ही अपन पूरा का पूरा पेज लेते, फिर वो प्रोग्राम वापस बनाने बैठते, फिर अपन कैपिटल करते हैं इस लेटर्स को, ठीक है। तो छोटे छोटे कुछ टास्क होते हैं जो कि अपने यूज आते रहते हैं अ, अपने दिनमर्रा की जिंदगी के अंदर, ठीक है। तो उनको आसान करने के लिए ये लाइब्रेरी प्रोग्राम्स हैं जो कि आपको फ्रिक्वेंटली यूज आते रहते हैं, तो आप उनके डायरेक्ट एक क्लिक से या फंक्शन कॉल से आप बुला सकते हो, तो वो होते हैं लाइब्रेरी प्रोग्राम्स। फिर आते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम्स। अब देखो, ये मेंटेनेंस का काम करती है, जितना भी मेंटेन करना होता है ना, तो मेंटेन कैसे, जैसे हर चीज को मेंटेन करना पड़ता है। आपका घर आपने नया लिया तो आपको मेंटेन करना पड़ेगा, आपने पौधे लिए, है ना, लगाए 1 लाख, 1 लाख से छोड़ो, आपने जैसे आपने 10-20 पौधे लगाए तो उसको आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा, हर चीज की मेंटेनेंस चाहिए होती है। वैसे डिस्क फॉर्मेटिंग यूटिलिटी, अपन क्या है कंप्यूटर के अंदर भरते जाते हैं डेटा इधर इधर, तो पूरे के अंदर फैल जाता है डेटा, तो उसको फॉर्मेट करके एक जगह इकट्ठा करके सही से मैनेजेबल चंक्स के अंदर रखना, तो वो डिस्क फॉर्मेटिंग यूटिलिटी। डाटा कंप्रेशन यूटिलिटी, डेटा बैकअप यूटिलिटी, एंटीवायरस यूटिलिटी, ये अपने नेक्स्ट चैप्टर रहेगा ना उसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब उसके एग्जांपल्स हैं, आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन कैसे कि जैसे डेटा बैकअप कर रहे हैं तो वो कौन से प्रोग्राम के अंदर या फिर किस चीज के अंदर आते हैं, यूटिलिटी प्रोग्राम्स याद रखना, मतलब घुमा फिरा के पूछ सकता है क्वेश्चन, ठीक। अब देखो, आते हैं आपके कुछ पॉपुलर ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम जो सब ये काम भी करते हैं, जिनमें ओएस एनहांसमेंट सॉफ्टवेयर्स भी हैं, ऐसे कुछ फेमस जो कि बहुत लोक प्रसिद्धि प्राप्त किए थे, उनके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। सबसे पहला आया था यूनिक्स, जो कि बहुत ज्यादा फेमस हुआ था अपने टाइम पे, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, एक आता है मल्टी यूज, इसके अंदर
ऑपरेटिंग सिस्टम के मैंने टाइप्स बताए थे स्टार्टिंग में, टाइम शेयरिंग, मल्टी यूजर, मल्टी, अलग अलग बहुत सारे टाइप्स बताए थे, है ना, यूनि प्रोग्रामिंग था, मल्टी प्रोग्रामिंग। तो वैसे ही है ना, क्या बोलते हैं, जो यूनिक्स यूज करता है वो यूज करता है मल्टी यूजर टाइम शेयरिंग ओएस। इन दो के फीचर्स यूज करता है। टाइम शेयरिंग मतलब टाइम बांट के सब प्रोसेस के अंदर फिर वहां में देना। मल्टी यूजर, मल्टीपल यूजर्स काम कर सकते हैं, तो ये वाला ओएस यूज करता है। ठीक है, इसमें देखो सीधे याद करने के मैंने नोट्स बना रखे हैं, बुक में देखोगे तो एक साथ थ्योरी दी हुई है। ठीक है, कौन डेवलप किया था इसको? 1970 की बात है, मेरे पापा जन्मे थे उससे भी 2 साल पहले की बात। बेल लेबोरेटरीज में थी, कहाँ पे थी, है ना, वो ये नहीं पूछेंगे, बस बेल लेबोरेटरीज यूएसए के अंदर। कैन थॉम्सन और डेनिस रिटची ने इसे बनाया था, किसे? यूनिक्स को। किसके लिए? फॉर PDP-11 कंप्यूटर था उसके लिए, PDP-11 कंप्यूटर के लिए। ठीक है, और क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये पहली लैंग्वेज थी जो कि हाई लेवल लैंग्वेज की कैटेगरीज में आती थी, है ना, जो कि थी सी लैंग्वेज अपनी। ठीक है, इसके अंदर ये कोड किया गया था यूनिक्स आपका प्रोग्राम। ठीक है, अब इसके अंदर एक वर्ड दे रखा है जिसका मतलब है आपको अगर मल्टीपल मशीन्स को कनेक्ट करना है तो वो आप यूनिक्स से कर सकते हो, जिससे अपन कहते हैं पोर्टिंग। ठीक है, इसमें मैंने दे रखा है मल्टी यूजर, मतलब बहुत सारे यूजर से इससे काम कर सकते हैं। तो आप मल्टीपल मशीन्स को कनेक्ट करके या फिर मल्टीपल मशीन्स को कनेक्ट करके किसी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, ठीक है, तो उसे अपन कहेंगे पोर्टिंग। ठीक है, तो यूनिक्स के अंदर अपने पोर्टिंग होती थी। अब देखो स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इस स्ट्रक्चर में आप देखो ये दो चीज तो हर के अंदर होती है, एक होता है कर्नल, एक होता है सेल। कर्नल का मतलब क्या होता है? कर्नल का मतलब कंटेन्स ऑल मैनेजमेंट मॉड्यूल, जो अपन पीछे बढ़ के आए थे ना, मिनिमम रिक्वायरमेंट अगर अपने को कंप्यूटर बनानी है, प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, तो वो सारी की सारी कर्नल के अंदर उसके सॉफ्टवेयर्स रहते हैं, जो कोड लिखा हुआ है वो सारा का सारा हार्ड कोड, डीप कोड कर्नल के अंदर रहता है। ठीक है, वहीं पे बात करें सेल, सेल आपका वो इंटरफेस है जो कि आपको मैं बताया था, GUI, CLI, जिससे आप उसको चलाते हो। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ एक एग्जांपल, आपके कोई ATM मशीन है, तो उसका कोड कुछ ही लिखा हुआ हो, आपको कोई मतलब नहीं, आपको तो मतलब है पैसे निकालने से। ठीक है, आप वहां पे गए, उसमें विड्रॉवल करोगे, ये करोगे, आप क्लिक करते रहते हो ना, तो वो सब जो भी इंटरफेस दिखता रहता है वो दिखाता है सेल। और सेल बात करता है कर्नल से, कर्नल उसकी सारी कोडिंग देता रहता है कि अब ये होगा, अब ये होगा। आपने बस फंक्शन दबाया, वो गया सेल के पास, सेल जाएगा कर्नल के पास, कर्नल उसको बताएगा। जैसे आपने CLI पढ़ा था, है ना, GUI पढ़ा था, वो सब सेल के अंदर आता है। पर यूनिक्स के अंदर CLI यूज करते हैं। ठीक है, पर बाद में इसे मॉडिफाई करके GUI भी इसके अंदर आ गया था। इसमें होती है सेल स्क्रिप्ट, सेल को चलाने के लिए सेल स्क्रिप्ट, जो कि यूजफुल एग्जीक्यूटेबल कमांड्स होते हैं। ठीक है, जो कि ये कर्नल से बात करने के लिए लेता है ना, सेल स्क्रिप्ट। फिर हमें इसके अंदर यूटिलिटीज भी प्रोवाइड करी गई, जितने भी OS के एनहांसमेंट सॉफ्टवेयर हैं जो अपनों ने पीछे पढ़े थे, ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम्स वगैरह, वो सब इसके अंदर है। ठीक है, फिर इसी सिरे के अंदर, इसी सीरीज के अंदर, सीक्वेंस के अंदर अपने पास अगला आता है MS-DOS। ठीक है, ये भी अपने आप में फेमस था। ठीक है, इसके अंदर 3 लेयर्स होती है। ठीक है, इन 3 लेयर्स के बारे में समझना। पहली है बायोस, ये तो आपने सुना भी होगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये कंप्यूटर जब आपका ऑन नहीं होता है ना, उस वक्त होता है। इसमें होता है बूटिंग सिस्टम। फर्स्ट बूट स्ट्रैप प्रोसीजर लोड्स OS कोड इनटू स्मॉल पार्ट ऑफ मेमोरी, देन OS लोड्स एवरीथिंग। अब देखो ये क्या चीज है, आपने आपके कंप्यूटर को पूरा चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होता है। ठीक है, पर ऑपरेटिंग सिस्टम को भी तो कोई लोड करता होगा, वो भी तो मेन मेमोरी में थोड़ी पड़ा रहता है। मेन मेमोरी होती है वॉलेटाइल, इसमें सारा कोड उड़ जाता है, उसी के अंदर OS पड़ा रहता है। वो आपने कंप्यूटर बंद किया तो उसमें से भी हट गया और हार्ड डिस्क में गया। हार्ड डिस्क से शुरुआत में पहली बार जो किक स्टार्ट करने के लिए, इग्नाइट करने के लिए जो OS को मेमोरी के अंदर लाएगा, वो कौन करता है? तो उसके लिए एक प्रोसेस होती है, इनिट प्रोसेस, वो लोड होती है। ठीक है, फर्स्ट बूट स्ट्रैप
प्रोसीजर लोड्स ओएस में, और डीप बता रहा हूँ आपको, एक इनिट प्रोसेस होती है वो लोड होती है, ठीक है। तो मेमोरी के अंदर वो लोड होती है ना, और वो कैसे होती है, उसके लिए सर्किटरी लगी हुई रहती है अलग से, कि जैसे ही आपका कंप्यूटर ऑन कर होगा वो सर्किटरी उसको वहां से वो लोड करके डाल देगी आपके उसके अंदर। रोम में उसका कोड लिखा रहता है, जो आपने रोम पढ़ी है ना, उसके अंदर ये कोड रहते हैं, वो यूज आती है स्टार्टिंग में एक तो, ठीक है। तो आपका वो कोड उसके अंदर मेमोरी के अंदर डाल देगा, ठीक है। फिर वो जो कोड है स्टार्टिंग का इनिट कोड, वो बाकी सारे को खींच के उसके अंदर मेमोरी में लोड करने का काम करेगा, ठीक है। तो वो होती है बूटिंग सिस्टम, ठीक है। बायोस, तो इसके अंदर बायोस यूज किया गया था। कर्नल है ना, कर्नल है ही वो सारे के सारे मॉड्यूल्स वगैरह। सेल, इट कंसिस्ट ऑफ कमांड इंटरप्रेटर, ठीक है। कमांड इंटरप्रेटर होता है इसके अंदर। इट सेल्स नेम, इसका जो सेल का नाम होता है वो होता है command.com, ये दे रखा है बुक के अंदर, ठीक है। यूज CLI एंड हैव अबाउट 70 कमांड्स, CLI यूज करता है और इसमें लगभग 70 कमांड्स होते हैं। इसके कमांड को दो पार्ट्स में क्लासिफाई करा गया है, एक है इंटरनल कमांड, एक है एक्सटर्नल कमांड, ठीक है। व्हाट डज इंटरनल कमांड मींस, रेजिडेंट ऑफ मेमोरी, मतलब अब देखो इंटरनल कमांड्स में रेजिडेंट ऑफ मेमोरी, इसका मतलब वो वाले कमांड्स जो कि मेमोरी या फिर इस चीज से रिलेटेड है, जैसे कि जिसकी आपको कॉपी करना है ना, आपको पेस्ट करना है, डिलीट करना है कुछ, तो वो सब मेमोरी से रिलेटेड सारे आ गए। तो डिस्क कमांड जैसे DIR, MKDIR मतलब लोकल डिस्क सी खोलो, लोकल इससे इसमें जाओ, जो कि डिस्क से रिलेटेड कमांड है, वो सारे एक्सटर्नल कमांड होते हैं, ठीक है। बाद में क्या किया गया, इसमें GUI भी ऐड कर दिया गया। देखो यार बुक में जितना बता रखा है ना मैं उतना ही बता रहा हूँ, उसमें से भी इंपॉर्टेंट चीज है वो बता रहा हूँ। बाद में इसमें GUI भी ऐड कर दिया गया जिसका नाम रखा गया डॉस सेल, ठीक है। पूछ सकते हैं जो मैं बता रहा हूँ। फिर इसके बाद आई, आप सब जानते हो, हैंड्स डाउन द बेस्ट, मतलब मैंने जो देखी थी बचपन से, वो है माइक्रोसॉफ्ट विंडो, ठीक है। अब देखो विंडो कितने टाइप की है। विंडो 3.0 ये आई थी 1990 में, फिर आई विंडो 95, फिर आई विंडो 98, ये सब डेट भी 1995 में आई, 1998 में आई, फिर आई विंडो 2000, कब 2000 के अंदर आई, फिर आई विंडोज XP। यहाँ पे मेरा टाइम था जब मैं देखा था, विंडोज XP आई थी 2002 में, मेरा बढ़ता है पर हमारे 2010 में आया था कंप्यूटर, तब विंडोज XP आई थी 10 या 9 में। फिर हमने डल वाली थी 7, है ना। फिर आई XP प्रोफेशनल, है ना, सीरीज वाइज चल रही है, याद रखना 95, 98, 2000 विंडोज XP प्रोफेशनल। फिर आई विंडोज विस्ता, एंटी, विंडोज 7, 8, 10, है ना। फिर हमें अब 11 भी आ गई, ठीक है। इसके अंदर GUI भी है, CLI भी है, दोनों है इसके अंदर, ठीक है। इट इज ए सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग OS, एक ही जना काम करेगा, एक ही करते हैं विंडोज के अंदर। ऐसे मत बोलना दो कुर्सी लगा के काम कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, वो नहीं, मतलब दो कंप्यूटर पे अलग अलग काम नहीं होगा। सिंगल यूजर है पर मल्टीटास्क कर सकते हैं, आप गाने भी सुन रहे हो, आप वर्ड भी चला रहे हो, आप साइड में कोई दूसरी फाइल में कोई वीडियो भी चल रही है आप देख रहे हो, वो भी देख लेता हूँ मैं थोड़ा थोड़ा, है ना। तो वो सब इसके अंदर हो जाएगा, तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। अब इसी के अंदर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में एक आई विंडोज एंटी, जो कि मैं बताया था यहाँ पे, ठीक है, विस्ता के बाद में आई थी। ये क्या है, ये है मल्टी यूजर, मतलब मल्टीपल यूजर कर सकते हैं इसके अंदर काम, है ना। ये बाकी सेपरेट थी, इनमें से विंडोज जो एंटी है वो मल्टी यूजर निकाली गई, मल्टी यूजर टाइम शेयरिंग OS, ठीक है। टाइम शेयर कर करके हमें बांट बांट के देता था, बांट बांट के करता है, ऐसे नहीं। अब आप सोचे 1 घंटा काम कर लिया, अब 1 घंटा तू करेगा, वो CPU बहुत फास्ट करता है, अपने को कोई फील नहीं होता, ह्यूमन नेचर के हिसाब से अपने को फील नहीं होता कि टाइम शेयर कर रहा है, पर मल्टी यूजर टाइम शेयरिंग OS होता है। सुटेबल फॉर पावरफुल वर्क स्टेशन आपके चैप्टर 17 या फिर ऐसी कुछ में आएगा, ठीक है। तो पावरफुल जो वर्क स्टेशन होते हैं उनके लिए सुटेबल है। विंडोज सर्वर प्लस नेटवर्क सर्विस, अगर इन दोनों को मिला दे, विंडो का सर्वर, जो सर्वर जहां पे स्टोर रहता है डाटा, प्लस नेटवर्क की सर्विस और उसमें ऐड करते हैं, तो उसे बोलेंगे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। कौन किन्होंने नाम निकाला था, ये विंडोज वालों ने नाम निकाला था नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इंटरफेस GUI है इसके अंदर। सपोर्ट मल्टी प्रोग्रामिंग को भी सपोर्ट करता है, ठीक है।
ये आपका वो इंफॉर्मेशन है जो बुक के अंदर दे रखी है, मैंने एग्जैक्ट उसको एक जगह बाइफरकेट करके यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, आप याद कर सकते हो। फिर अपना आता है लिनक्स। हाँ, देखो कोई भी चीज फ्री की होती है ना, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो यूएसए हो, उसमें भीड़ तो लगेगी, सीधी सी बात है। कोई भी चीज देख लो, लिनक्स है ना, ये थी फ्री की, कोई भी यूज करो, ओपन सोर्स थी। पाइथन जो आई वो थी फ्री की, कोई भी यूज करो। तो उनके अंदर क्या है, इंप्रूवमेंट्स भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। कोई भी यूज कर रहा है तो दुनिया भर में करोड़ों अरबों डेवलपर्स बैठे हैं, वो सारे के सारे उसमें पूरा दिमाग लगा लेते हैं, तो उसको इंप्रूव कर देता है। पाइथन देख लो, आज सबसे ज्यादा पाइथन यूज हो रही है, वही अगर उसको छुपा के रखता ना तो वो आगे तक नहीं चलती बिल्कुल भी, ठीक है। हाँ, तो वही चीज है, जैसे मुझे एक आ गया आउट ऑफ बॉक्स एग्जांपल आया है, इसमें इंडियन जी की, वो राजस्थान जी की भी आती है ना कंप्यूटर एनालिसिस में, तो उसके अंदर एक था राजस्थान जी के में, एकदम अलग है, देखो माइंड स्किप कर देना चाहिए। उसमें एक है थेवा कला, ठीक है, तो बहुत बढ़िया थी, है ना। पर उसके अंदर क्या था कि उसको लोग सीक्रेट रखे एकदम, कि ज्यादा लोगों को बताएंगे नहीं कितनी अच्छी कला सीखे हैं, तो वो डेवलप हो ही नहीं पाई और बाद में एकदम खत्म सी हो गई वो कला, ठीक है। तो वैसे ही इसके अंदर से है, अगर आप पब्लिकली बताओगे सबको तो वो ज्यादा से ज्यादा निखर के आएगी। तो वही चीज है लिनक्स, ये थी ओपन सोर्स ओएस। ओपन सोर्स ओएस मतलब सबके लिए आपको फ्री है वो कोड, आप यूज कर सकते हो उसको, ठीक है। यूज मतलब ऐसे नहीं चेंजेस कर दो, आप उस भेज सकते हो उसको कि भाई ये चेंज कर दो, और देख सकते हो कैसे कोड लिखा हुआ है उसका, ठीक है। फिर डेवलपर के जचेगी तो वो चेंज कर देगा, ठीक है। मल्टीटास्किंग और मल्टी यूजर ओएस, ठीक है। मल्टीटास्किंग और मल्टी यूजर हो, मल्टीटास्किंग मतलब वही है मल्टी यूजर ओएस, मतलब मल्टीपल यूजर्स काम कर सकते हैं। एंड मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस, ये यूज करता था मेनली, आप याद रखना, मल्टीटास्किंग मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस, ठीक है, ये यूज करता था। कौन बनाया था इसको? लिनस टोरवाल्ड्स 1990s में, ठीक है। अब दिलदार का हो इसको या दिमागदार का हो, पर बढ़िया बंदे ने काम बढ़िया किया, ठीक है। लिनस टोरवाल्ड्स 1990s में बनाया। ये अपना पहला जो यूनिक्स का वर्जन था वो एज ए टॉय प्रोजेक्ट, टॉय प्रोजेक्ट मतलब जो आपने असाइनमेंट बनाते हैं ना अपन कॉलेजेस में, वैसा सा प्रोजेक्ट बनाया था कि भाई मैं एक प्रोजेक्ट बनाऊंगा अच्छा सा, जो कि ओएस हो, एकदम बेसिक सा प्रोग्राम बनाया, ये सारे के सारे जो दे रखे थे ना छह, उनको इम्प्लीमेंट करके थोड़ा सा ओएस एनहांसमेंट सॉफ्टवेयर डाला, ऐसे करके बनाया इसने, ठीक है। ये कॉपीराइट भी रखता है अपना, ठीक है, और इसकी कॉपीज ये दुनिया भर के अंदर बांट रखा है। अब देखो ये कैसे डेवलप हुई धीरे धीरे। Programmers around the world sent changes to his team. His team merit them. Top merit is included in list, है ना। उस वक्त क्या इंटरनेट तो आ गया था 1990s के बाद में, तो सब लोग है ना क्या बोलते हैं उसको भेजते रहते थे कि इसके अंदर ये चेंज कर दे, यहाँ से ये चेंज कर दे, तो उसके पास बहुत सारे लाखों सजेशंस आते थे, उनमें से टॉप निकालता था, हाँ भाई ये सबसे ज्यादा जच रहा है मुझे, है ना, कि ये कर सकते हैं अपन, तो उसकी टीम पूरी की पूरी निकालती और उसको ऐड कर देती जो भेज रहा है, ठीक है। तो उनके लिए तो काम हल्का ही हो गया था एक तरीके से। तो ये था आपका लिनक्स के बारे में, ठीक है। फिर आता है मैक ओएस, देखो एग्जाम में बुक में दे रखा है वही लिख रखा हूँ, आप चाहे चेक कर लेना। मैक ओएस 1980s में एप्पल इनकॉर्पोरेशन डिजाइन, इसको डिजाइन की थी एप्पल इनकॉर्पोरेशन। मैक ओएस फॉर इट्स मैकिनटॉश सीरीज ऑफ पीसी, ठीक है। ये जो मैक ओएस बना था ना, ये सबसे पहले इनकी एप्पल वालों की मैकिनटॉश नाम से सीरीज कोई कंप्यूटर्स आते थे, तो उनके लिए ओएस बनाया गया था, ठीक है। सबसे पहली बार मैक ओएस बनाया गया था इसलिए, ठीक है। अब देखो कुछ ईयर्स हैं, कुछ हुआ। ईयर 2001 की बात करें, कुछ नया आया नहीं, है ना। कुछ अपग्रेड हुआ, हाँ हुआ। मैक ओएस जो था ना वो एक्स आ गया, पहले मैक ओएस था, अब मैक ओएस एक्स आ गया। रन ऑन यूनिक्स कर्नल, मतलब यूनिक्स का जो कर्नल था ना उसी का कोड कॉपी कर लिए, बस उसमें चेंज का उसको रन करते उसके सेल को चेंज करके मैक ओएस एक्स नाम से निकाला इन्होंने, वो यूनिक्स का कर्नल यूज करके, ठीक है, 2001 के अंदर। फिर आया 2007, ठीक है। 2007 में क्या किया, इस मैक ओएस एक्स को अपग्रेड कर दिया, और साथ में यहाँ पे लॉन्च हुआ एक रिवॉल्यूशनरी जो आज सबसे ज्यादा बिकता है, आईफोन, आईपैड, आईपॉड जो कि म्यूजिक के लिए आता है, ये कम सुने होंगे आप, आईपॉड, ठीक है। आईफोन, आईपैड, आईपॉड आया, इसने लॉन्च कर दिया इसके साथ में। 2011 की बात है, इसने फिर से अपग्रेड कर दिया मैक ओएस एक्स को,
ठीक है। साथ ही में निकाला आई क्लाउड एंड क्लाउड सर्विस, मतलब ऑनलाइन आप अपनी फोटोज वीडियोज वगैरह सेव कर सकते हो। आता है ना गूगल क्लाउड भी आता है, ठीक है। अपने यहाँ इंडिया में तो कम यूज करते हैं, जिनके पास आईफोन है वो यूज करते हैं, बाकी वो गूगल क्लाउड वगैरह आता है। वैसे आई क्लाउड और क्लाउड सर्विस निकाली इसने। फिर 2015 के अंदर फिर से अपग्रेड किया मैक ओएस एक्स को, और इसने एप्पल वॉच विथ वॉच ओएस, एप्पल वॉच जो आती है वो निकाल दी थी, ठीक है, जिसमें अपना खुद का ओएस वॉच ओएस होता है, ठीक है। फिर इन्होंने निकाली iOS, एप्पल इनकॉर्पोरेशन, फॉर इट्स मोबाइल डिवाइसेस लाइक आईफोन, आईपैड, आईपॉड। इनके लिए एक अलग से ओएस बनाने के लिए एप्पल इनकॉर्पोरेशन ने iOS निकाला। जो भी इनके फोन टाइप के छोटे मिनिएचर जो डिवाइसेस हैं, ज्यादा मिनिएचर नहीं, मतलब ठीक ठाक जो मिनी डिवाइसेस हैं उनके लिए, जैसे आईफोन, आईपैड, आईपॉड, उनके लिए iOS है, ठीक है। सब याद करने का है, तड़ाकड़ रट्टा मारो, ठीक है। फर्स्ट वर्जन, इसका पहला वर्जन आया था 2007 के अंदर, जो कि अपन पीछे पड़ चुके आईफोन वगैरह, ठीक है। फिर आई थी वॉच ओएस 2015 के अंदर, एप्पल ने लॉन्च की थी रिस्ट वॉच, वो घड़ी नहीं जो लटकाते हैं अपन हाथ में पहनने वाली, ठीक है। फिर आया एंड्रॉइड ओएस, आज ये लड़ाई चलती रहती है एंड्रॉइड वर्सेस वो आईफोन मैक ओएस, ठीक है। एंड्रॉइड ओएस, अब देखो इसको 3 जनों ने मिलकर बनाया, नाम याद रखना, एंडी रूबिन, ठीक है, रिच माइनर, निक सीरीज। कैसे याद कर सकते हो, रैंक, रैंक आपने सुना है ना, बस स्पेलिंग चेंज कर लो। आर से रिच माइनर, ए से एंडी रूबिन, एन से निक सीयर्स, और सी से एक और जना है मैं भूल गया, सॉरी, क्रिस वाइट, ठीक है। तो रैंक से याद कर सकते हो, रिच माइनर, एंडी रूबिन, निक सीयर्स और क्रिस वाइट। इन्होंने पालो अल्टो ऑफ कैलिफोर्निया, जगह का नाम है, 2003 में एंड्रॉइड ओएस को बनाया। फिर गूगल अमीर बैठा ही था तब तक, कर लिया था बिलियन ट्रिलियन डॉलर्स, ठीक है, कमाई। तो इसने 2005 में इसे खरीद ली। देन फिर इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करा, डेवलप किया गया OHA द्वारा, ओपन हैंडसेट अलायंस द्वारा, ठीक है। लिनक्स कर्नल बेस्ड ओएस है। उन्होंने, एप्पल वालों ने उसका यूनिक्स का कर्नल लिया, इन्होंने लिनक्स का कर्नल लिया, ठीक है, फिर यूज किया। ओपन सोर्स है, फ्री है, तभी इतनी फेमस हो रखी है। मल्टीटास्किंग है, मल्टी लेयर सिक्योरिटी इसके अंदर अपने को मिल जाती है। इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।